बेपनाह प्यार तुमसे भाग छ। ऋषभ जब अनुष्का के कमरे से बाहर आया तब ऋषभ के पापा उससे पूछे, आज अनुष्का को क्या हुआ है? वो बहुत उदास है, जैसे जीवन से वो हार गई हो। ऋषभ बोला, हाँ पापा, सच पूछिए तो वो जीवन से सच में हार ही गई है। उसने अपनों से ही धोखा खाई है। क्या मतलब? उसके पापा ने आश्चर्य से पूछा। वो अपने पापा की तरफ देख रहा था। सोचा ये बात पापा को बतानी चाहिए या नहीं। फिर उसने सारी बात उन्हें बता दी। उसके पापा ने दुखी होकर कहा, ये लड़की अंदर से पूरी तरह टूट गई है। गैरों से मिले जख्म भर जाते हैं, पर जब अपनों से कोई जख्म मिले तो वो जल्दी नहीं भरता। उन्हें भरने में बहुत वक्त लग जाता है। तो क्या तू इसके लिए कुछ नहीं कर सकता है? ऋषभ थोड़ी देर सोच में पड़ गया, पर वो कुछ नहीं बोला। अनुष्का दूसरे दिन सुबह उठी और दादी के कमरे में जाकर उनकी सेवा में लग गई। ऋषभ की नींद खुली तो उसने अपने सामने खड़े रामू से पूछा, दादी ठीक है? वो बड़े प्यार से बोला, जी भैया जी। और अनु? रामू उसकी तरफ देखते हुए बोला, अनु दीदी की तबीयत खराब थी क्या? ऋषभ उसे घूरते हुए बोला, तू मुझे बता रहा है या मुझसे पूछ रहा है? वो सहम गया। फिर बोला, अनु दीदी दादी माँ के साथ उनके कमरे में हैं। ऋषभ तुरंत अपने बेड से उठा और दौड़कर दादी के कमरे में गया। वहाँ अनु के किसी बात पर दादी और वो दोनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर ऋषभ के चेहरे पर भी हंसी आ गई। वो मुस्कुराते हुए दादी के कमरे के अंदर गया। दादी को हक करते हुए गुड मॉर्निंग बोला। आज तो मेरी दादी बहुत ज़्यादा खुश है। दादी हंसते हुए गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोली। आज तेरे ही कारण मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। वो हंसते हुए बोला, अच्छा दादी, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया आपका? तूने मेरी बात मानकर अनु को मेरे पास जो ला दिया है। मैं जानती थी तू अनु को ज़रूर मना लेगा। अनु और ऋषभ दोनों की निगाहें अचानक मिली। अनु कुछ नहीं बोली। ऋषभ अनु की तरफ देखकर तुरंत बोली, पर दादी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो अनु का खुद का ही फैसला था। वो अपने मन से आपके पास आई है। दादी बोली, मैं ये नहीं मान सकती, ज़रूर तूने ही इसे मनाया होगा। ऋषभ अनु की तरफ देख रहा था। वो अंदर ही अंदर सोचा, कहीं सच में अनु को ऐसा ना लगे कि उसके भाइयों के साथ जो कुछ हुआ वो सब मैंने ही करवाया था। ये लड़की मेरे बारे में कुछ भी सोच सकती है। इसकी नज़रों में तो मैं शुरू से ही बुरा आदमी हूँ। तभी अनु दादी को दवा देते देते बोली, कभी कभी इंसान अपनी जिद मनवाने के लिए इतना नीचे गिर जाता है कि उसे ये भी पता नहीं चलता है कि वो दूसरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। वो अपने आप में इतना मगरूर हो जाता है कि किसी की भी भावनाओं के साथ खेल जाता है। तू किसकी बात कर रही है? दादी बड़े आश्चर्य से अनु से पूछी। अनु ऋषभ की तरफ देख रही थी। वो बोली, दादी मैं चेहरे के पीछे चेहरे की बात कर रही हूँ। इंसान के भोले भाले चेहरे को देखकर उसकी फितरत का पता नहीं लगाया जा सकता है ना। आजकल लोग कई चेहरे लेकर साथ में घूमते हैं। ऋषभ समझ गया अनु उसकी ही बात कर रही है। फिर वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद दादी बोली, जा अनु, तुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना होगा। फिर अनु भी ऑफिस चली गई। अनु जब भी अकेले में होती तो अपने भाइयों के बारे में सोच सोच कर रोने लगती थी। उसके दिमाग में अपने भाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी, पर वो करती भी तो क्या करती। उन्हें सबक भी सिखाना ज़रूरी था। बहन का दिल जो था भाइयों के प्यार और भविष्य की चिंता में परेशान होते रहता था। एक दिन रात में अचानक होटल के किचन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और अनु वही बैठी किसी ख्यालों में खोई हुई थी। वो अपने भाइयों की चिंता में इतनी खोई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके चारों तरफ आग लग गई है। तभी विकास भैया जोर से चिल्लाए, अनु कमरे से बाहर आओ, चारों तरफ आग है। उसका ध्यान टूटा और वो आग देखकर घबरा गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी वहाँ ऋषभ आ गया। ऋषभ उसे आग से घिरा हुआ देखकर उस कमरे के अंदर चला गया और उसने उसे आग की लपटों से बचाकर बाहर निकाला। वो उसका हाथ पकड़कर अपने कैबिन में ले गया। अनुष्का ऋषभ को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। सभी स्टाफ्स उसके पीछे पीछे चले गए। अनुष्का का हाथ 2-3 जगह जल गया था। रूबिया ने तुरंत दवा लाकर ऋषभ को दे दी। फिर धीरे धीरे सब आग बुझाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ने लगे। ऋषभ अनु को दवा लगाते लगाते पूछा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? वो ऋषभ को बड़े आश्चर्य से देख रही थी।
फिर मुस्कुराते हुए बोली, दर्द देने वाला पूछ रहा है कि दर्द हो रहा है या नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करते? ऋषभ जी, आप फिल्मों में ट्राई करिए, आप नंबर 1 के एक्टर बन जाएंगे। क्या बोले जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ऋषभ आश्चर्य से पूछा। वो चिल्लाते हुए कुर्सी से उठ गई और बोली, बंद कीजिए ये सब ड्रामा। ऋषभ जी, आज मेरी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप है। आप जिस दिन से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में तहलका मचा दिया है। आपने अपनी जिद मनवाने के लिए मेरे भाइयों का इस्तेमाल किया है ना? मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया आपने। वो रोते हुए गुस्से से बोली, आप जानते थे कि मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी, तो आपने मेरे भाइयों को ही मोहरा बना दिया, क्योंकि हारना तो आपको कभी पसंद ही नहीं था। इसलिए आपने मुझे हराने के लिए ये सब ड्रामा किया और अब मेरे दर्द का एहसास करने का दिखावा कर रहे हैं। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आप एक नंबर के गिरे हुए इंसान हैं जो लोगों को डराना, धमकाना और उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना जानते हैं। कभी कभी तो लगता है मैं आपकी सारी करतूतें आपके परिवार वालों को बता दूँ कि आप असल में कैसे हैं। पर फिर सोचती हूँ वो बेचारे शायद आपका ये घिनौना रूप देखकर टूट न जाए। कहीं आपकी दादी। ऋषभ, बस इसके आगे एक शब्द मत बोलना, ऋषभ गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। वो अनु को अपने दोनों बाहों के शिकंजे में जकड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, गिरा हुआ इंसान किसे कहते हैं? मैं चाहूँ तो 5 मिनट में तुम्हें बता दूँ। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर शायद तुम किसी को। वो डर गई, उसके आंखों से आंसू आने लगे। वो बोला, मेरी राय तुम्हारे बारे में जो पहले दिन थी वही आज भी है। तुम जैसे 2 कौड़ी के लोगों से कभी प्यार से बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम लोग इसके काबिल ही नहीं हो और मैं तुम्हारी लाइफ में तहलका मचा के रखा हूँ। अब तक तो मैंने सच में कुछ नहीं किया, पर शायद अब तुम्हारी लाइफ में तहलका मचा कर रख दूंगा। अब तुम धीरे धीरे देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला गया। अनु वहीं नीचे बैठकर अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। इसी तरह कुछ समय बीतता गया। माँ ने एक दिन फ़ोन किया, बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं, वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अनु बोली, ठीक है माँ, मैं आज कोशिश करती हूँ, पर पक्का नहीं कह सकती कि आऊँगी। अनु का मन भी चाह रहा था कि वो अपने परिवार से मिले, एक बार अपने भाइयों को गले लगाकर उन्हें कहे कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस तुम्हारी चिंता करती हूँ, इसलिए ऐसा बोली थी। वो मन ही मन खुश होकर ऋषभ के कैबिन की तरफ गई ताकि आज शाम को वो 2-3 घंटे की छुट्टी ले सके, पर ऋषभ से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। वो पियून से पूछी कि सर कहाँ हैं, तो उसे मालूम हुआ कि वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ मीटिंग में व्यस्त है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषभ जी ने इस मीटिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तो उनकी, खैर ये उनका अपना फैसला है, मुझे उनके फैसले से क्या लेना देना। वो पूछी, काका ये मीटिंग कब ख़त्म होगी? पता नहीं मैडम, अनुष्का बोली। अच्छा, मैं यहीं इंतज़ार कर लेती हूँ। वो ऋषभ के कैबिन में ही बैठ गई। घड़ी की सुई की तरह उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे अपने परिवार से मिलकर वापस राठौर विला दादी के पास भी टाइम पर पहुँचना था। पर कमबख्त आज वक्त भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह तेज़ी से बढ़ रहा था। अचानक डोर पर आहट आई। वो तुरंत खड़ी हो गई। प्यून दरवाज़ा खोला। ऋषभ कैबिन में दाखिल हुआ। उसकी नज़र सबसे पहले अनु पर पड़ी। फिर वो उसे इग्नोर करते हुए मिस्टर दास से बातें करते करते, जो कि ऋषभ के साथ है, कैबिन में आए थे। बोला, आप आज की मीटिंग की सारी डिटेल पर एक बार फिर से गौर करिएगा, तब मुझसे बात करिएगा। जी सर, मिस्टर दास ने कहा। ठीक है मिस्टर दास, तो अब आप जा सकते हैं। जी थैंक यू सर। मिस्टर दास कैबिन से बाहर चले गए। ऋषभ फाइल खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ने क्या लगा, वो अपनी तिरछी नज़रों से अनु को देख रहा था। अनु ऋषभ के सामने टेबल के पास खड़ी थी। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ कहना चाह रही थी। उसकी नज़रें इधर उधर चारों तरफ घबराहट में देख रही थी और वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से गोल गोल घुमा रही थी। उसकी इन हरकतों को वो देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र उठाकर अनु की तरफ देखते हुए पूछा, मिस अनुष्का, क्या तुम्हें यहाँ कुछ काम है?
वो घबराकर बोली, जी 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 नहीं। तो तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? जाओ और जाकर अपना काम करो। वो अनायास ही बोल पड़ी, सर मुझे आज 2-3 घंटों की छुट्टी चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मेरे पापा मुझसे मिलना चाहते हैं। फिर वो ऋषभ की तरफ देखकर बोली, मैं समय पर दादी के पास पहुँच जाऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। ऋषभ उसकी तरफ देखकर कहा, जाओ। वो वही चुपचाप खड़ी थी कि ये अकरू इतनी जल्दी कैसे मान गया। फिर ऋषभ पूछा, और कुछ? नहीं तो जाओ यहाँ से। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं बहुत पंक्चुअल आदमी हूँ। जी जी सर, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। वो चली गई। वो शाम में अपने घर पहुँची तो पापा से मिलकर बहुत खुश हुई। उसके दोनों भाई घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वो घर के चारों तरफ नज़रें घुमाकर उन्हें खोज रही थी। उसकी माँ पूछी, किसी को ढूंढ रही हो क्या? नहीं माँ, बस बहुत दिनों बाद घर आई हूँ। तो वैसे माँ, घर में सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, पर तेरे बिना बहुत उदास सा लगता है। और पिंकी कहाँ है माँ? माँ उसके तरफ देखकर बोली, सच पूछना कि तेरे भाई कहाँ हैं? तेरी नज़रें उन्हें ढूंढ रही है ना? वो कुछ नहीं बोली। माँ ने कहा, तेरे बॉस ने उन दोनों को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया है। वो वहीं हॉस्टल में रहते हैं, कोई बहुत बड़ा स्कूल है। ये बात सुनकर वो बेचैन हो गई। कौन? ऋषभ जी। वो मन ही मन बोली, माँ आपको कैसे कहूँ कि उन्होंने ही आरव गौरव को जेल भेजा था। हाँ बेटा, वो आए थे और उन्होंने ही तुम्हारे दोनों भाइयों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। सच में तुम्हारे बॉस बहुत दिलदार आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। वो मेरे सामने इतना अकड़ू बनकर रहते हैं और मेरे पीठ पीछे मेरे भाइयों की मदद कर रहे हैं। मैं इन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, ये क्या है। वो ऋषभ जी का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो अपने घर से चली गई और राठौर विला में आकर वो ऋषभ के कमरे में जाकर खुशी से ऋषभ के गले से लगकर उन्हें थैंक यू बोलने लगी। आपने मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जब ऋषभ ने भी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ना चाहा तो वो दूर हट गई। फिर बोली, मैं एक दिन मेहनत करके आपका सारा पैसा चुका दूंगी। ऋषभ हंसते हुए बोला, मिस अनुष्का, तुम कभी मेरा पैसा नहीं चुका पाओगी, क्योंकि तुम्हारे भाई फॉरेन में पढ़ने गए हैं। वहाँ एक दिन का खर्च यहाँ के 1 महीने के बराबर है। सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ करना, पर तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम पर हंसी आ गई। वो ऋषभ की तरफ देखकर बोली, चलिए सर, किसी कारण तो सही आपके चेहरे पर हंसी तो आई, चाहे आप मेरा अपमान ही क्यों न करते हुए हंस रहे हो। ऋषभ शांत हो गया। अनुष्का, तो मैं आपका पैसा कैसे चुकाऊंगी? ऋषभ उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, घाटा का सौदा नहीं करता हूँ। तुम्हें बाद में सब पता चल जाएगा, अभी अपने काम पर ध्यान दो। ऋषभ ये बोलकर अपने कमरे से बाहर चला गया। इसी तरह कुछ 4 महीने बीत चुके थे। अनु को अपने परिवार वालों से अलग हुए एक दिन सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता के लिए बैठे थे तो अनु सबके सामने दादी से बोली, दादी, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं वापस अपने घर चली जाऊँ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। दादी तुरंत खड़ी हो गई। उन्हें देखकर घबराकर अनु भी खड़ी हो गई और पूछी, क्या हुआ दादी आपको? आप ठीक है? कुछ चाहिए आपको? दादी बोली, तुझे यहाँ कुछ कमी है क्या? वो आश्चर्य से पूछी, क्यों दादी, तो तू यहाँ से जाने की बातें क्यों कर रही है? पर दादी, मैं हमेशा आपसे मिलने आती रहूँगी। नहीं नहीं, फिर तू कहेगी तेरे अकड़ू बॉस तुझे छुट्टी नहीं देता है, बहुत काम है। अनु दादी को चुप करवा रही थी क्योंकि ऋषभ भी वहीं खड़ा था। ऋषभ के मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखकर हंस रहे थे। तभी अचानक दादी के छाती में जोर से दर्द हुआ और वो वही सोफे पर गिर गई। सब उनके पास दौड़ कर गए। ऋषभ दादी के हाथों को मलने लगा। ये क्या हो गया आपको? अभी तो ठीक थी आप। अनु जल्दी से पानी के छींटे उनके चेहरे पर मारने लगी। ऋषभ हड़बड़ाकर डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। तभी दादी आंख खोलकर बोली, अरे मैं ठीक हूँ, मैं तो सिर्फ अनु को बता रही थी कि अगर ये मुझे दोबारा छोड़कर जाने की बात कही तो मैं सच में बीमार पड़ जाऊंगी। ऋषभ दादी के पास आकर बोला, तो ये सब मजाक था? दादी, और नहीं तो क्या ऋषभ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था।
मुझे लगा जैसे आपको सच में कुछ हो गया है। दादी अनु का हाथ पकड़ते हुए बोली, दोबारा जाने की बात मत करना वरना मुझे सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। अनुष्का, पर दादी मेरे परिवार को भी मेरी ज़रूरत है। माँ हर काम खुद नहीं कर सकती, वो थक जाती है। फिर पापा का भी सारा काम उन्हें ही अकेले करना पड़ता है। अभी पिंकी के भी फाइनल एग्जाम्स है। आप मेरी भी तो मजबूरी समझिए। फिर दादी सोचकर बोली, अच्छा तू एक काम कर, अब तू ऑफिस से सीधे अपने घर चली जाना और फिर रात में 8 बजे मेरे पास चली आना। तभी ऋषभ अनु की तरफ देखकर बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दादी बोली है उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तो बस तुम उन्हीं के पास रहोगी। पर अनु जैसे ही कुछ बोलने लगी कि ऋषभ ने कहा, मैंने जो कहा है बस वही होगा। मैं गाड़ी में हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। अनु थोड़ा उदास हो गई। तभी ऋषभ के पापा मिस्टर राजेश बोले, बेटा वो गुस्से में बोल दिया है पर मान जाएगा, तू चिंता मत कर। अभी तो तू फिलहाल ऑफिस जा। वो सबको बाय बोलकर बाहर चली गई। बाहर गाड़ी में ऋषभ उसका इंतजार कर रहा था। वो कार में बैठी ही थी कि ऋषभ कार तेजी से चलाने लगा। वो समझ गई थी कि आज किसी न किसी पर शामत जरूर आएगी। ऑफिस आते ही ऋषभ ने जोर से ब्रेक मारी और गाड़ी से उतरते ही चाबी गेट कीपर को देते हुए गाड़ी पार्किंग में लगाने का इशारा किया और गुस्से से तेज तेज कदमों से चलकर ऑफिस के अंदर चला गया। अनु भी डर से गाड़ी से उतरकर सीधे अपने कैबिन में चली गई। थोड़ी देर में पियून आकर अनु को बोला, सर आपको अपने कैबिन में बुला रहे हैं। वो समझ गई आज गुस्से का कहर मुझ पर ही गिरेगा। वो बोली, ठीक है आप जाइए, मैं आ रही हूँ। वो ऋषभ के कैबिन में पहुँची तो ऋषभ अपने कैबिन में तेज कदमों से चहलकदमी कर रहा था। वो बोली, आपने मुझे बुलाया है? वो गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जाने की बात दादी से करने की? एक आलीशान बंगले में रह रही हो, अच्छा खाना खा रही हो, अच्छे कपड़े पहन रही हो, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रही हो, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी ज़रूरत है? नहीं मिस अनुष्का, ये तुम्हारी गलत फहमी है। उन्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। अनु चुपचाप खड़ी थी, फिर बोली, हो गया आपका, अब मैं जाऊँ या अभी आपका भाषण और बाकी है? ऋषभ गुस्से से बोला, तुम्हें मेरी बातें भाषण लग रही है? तो ठीक है, तुम अपना कीमत मुझे बताओ यहाँ कुछ और दिन रुकने की। वो अपने टेबल के ड्रॉअर से चेकबुक निकालकर टेबल पर रखते हुए बोला, ये लो और इसमें अपनी ज़िंदगी भर दादी के साथ रहने का अमाउंट भर दो। अब अनु की बर्दाश्त की सीमाएं टूट चुकी थी। वो बोली, मैं इतनी देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ, इसका मतलब क्या है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा मुझे भी आता है, पर मैं आपके जैसी नहीं हूँ। और दूसरी बात, मेरे परिवार वाले कि मेरे बारे में क्या राय है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मुझे खरीद लिया है। ऋषभ, मैंने सच में तुम्हें खरीद लिया है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक ना तो तुम मेरी कंपनी छोड़ सकती हो, ना ही मेरी दादी को, समझी? गुस्से से ऋषभ ने कहा। वो मुस्कुराते हुए बोली, एक 2 कौड़ी की मामूली सी सेक्रेटरी के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों मिस्टर ऋषभ? कहीं आपको मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ऋषभ, अपनी औकात में रहो। तुमसे और प्यार माय फुट, दुनिया की तुम आखिरी लड़की भी होगी तो भी तुमसे कभी प्यार नहीं होगा। ऋषभ ने कहा। अनु धीरे से बोली, मेरी भी आपके बारे में यही राय है। अनुष्का, ठीक है ऋषभ जी, तो अब आप देखिएगा कि आप मुझे कैसे 5 साल से पहले ही इस ऑफिस से निकाल देते हैं। और रही बात दादी की, तो उन्हें मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसे मनाना है। ऋषभ बहुत नॉर्मल होकर कहीं फ़ोन लगाकर किसी से बातें करने लगा। वो विदेश में आरव गौरव के प्रिंसिपल से बात कर रहा था। अनु के चेहरे का रंग गहराता जा रहा था। फिर वो फ़ोन रखकर बोला, तुम्हें याद दिला दूँ, तुम्हारे दोनों भाई बाहर है। बाहर उनके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। अनुष्का, क्या करने वाले हैं आप मेरे भाइयों के साथ? वो आश्चर्य से पूछ। उसने कहा, अब तक तो कुछ नहीं, पर शायद तुम्हारी जिद मुझे उन्हें नुकसान पहुंचाने पर मजबूर कर दे। वो ऋषभ के करीब आकर बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ऋषभ, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ। अनुष्का, आप निहायत ही घटिया किस्म के आदमी हैं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऋषभ बोला, तुम चाहे जो समझो, तुम्हारी अपनी सोच है।
वो अपनी नज़रें झुकाकर बोली, ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। ऋषभ उसे हाथ में फाइल देते हुए बोला, ठीक है तो जाओ और अपना काम करो। वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। ऋषभ उसे जाते हुए देख मन ही मन बड़बड़ाया, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी जिद मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। आई एम सॉरी, तुम जैसा सोचती हो मैं वैसा नहीं हूँ, और मैं जैसा हूँ वैसा तुम कभी मेरे बारे में सोच भी नहीं सकती हो। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।